अब ये आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में रूपक अलंकार है बताएंगे। इसमें किस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। कह रहा खिली हुई हवाई दवाई बता रहा है, दवा लिख दिया, हवा लिख देता हूं, टाइपिस्ट गलत कर देता है। खिली हुई हवाई फिरकी सी आई और चली गई। आपने क्या देखा, आपने देखा यहां पे सी है, तो जहां पे सा सी से सम समान सदृश आ जाए वहां क्या होता है भैया, बोलो सर वहां पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा होगा, बोलो सर उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा, ये उपमा वाला हो गया। कह रहा है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, जब एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात बताई जाए और जहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पे क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर ये आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, तो इसका भी आपको मिल गया। कह रहा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तारे तारे, एक तारे का मतलब क्या हो गया, तारे मतलब मोक्ष कर दिए जितने, उतने नभ में तारे नहीं है मतलब सितारे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग आए तो वहां पे क्या होता है साहब, बोले सर वहां पे यमक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये यमक अलंकार हो गया। फिर बचा कौन सा, संतो भाई आई ज्ञान को आंधी बताया जा रहा है साहब, तो ये कौन सा हो गया, बोले सर ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अनुनय विनय कर रहे हैं तो अनु प्लस नय हो जाएगा। अच्छा साहब, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, बोलो सर अनु प्लस उरित होगा, अनु प्लस उरित होगा, उरित। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या होगा, बोलो सर अनु होगा और उसके बाद क्या होगा, एषण हो जाएगा, अनु प्लस एषण। अच्छा, इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अन निकलेगा, अन, और उसके बाद क्या आएगा, बोलो सर उर्वर आएगा, अन प्लस उर्वर, जो उर्वर नहीं है यहां पे अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर कौन सा बन गया, बोलो सर आंसर ए वाला बन गया, यहां पे अन उर्वर होगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, मतलब तुमने मेहनत नहीं करी इसलिए अच्छे अंक नहीं आए। तो इस क्रिया का होना किस पर निर्भर कर रहा है, बोलो सर इस पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर निर्भर करे भूतकाल में तो वहां पे क्या होता है भैया, भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल कैसे गिनेंगे, तो कहेंगे सर क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद या तो होगा आएगा या होगी लगा होगा या फिर होंगे लगा होगा, क्रिया के ठीक बाद होंगे लगा होगा, ठीक है। अच्छा, पूर्ण भूत में क्या होता है साहब, तो पूर्ण भूत में क्रिया के ठीक बाद क्या लगा होगा, या तो था लगा होगा या थी लगा होगा या थे लगा होगा, क्रिया के ठीक बाद। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, आसन्न भूतकाल में क्रिया के ठीक बाद क्या लगा होगा, या तो है लगा होगा या फिर हैं लगा होगा या फिर हूं लगा होगा, ठीक है। हो गया पूरा पोस्टमार्टम, बचा कुछ नहीं बचा, शेयर करते रहना अगर दिल करे तो। आज मैं शेयर वेयर के लिए नहीं बोलूंगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप है बताइएगा। तो सकर्मक अगर पहचानना है तो क्या लगा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। क्रिया के पहले वह नहा कर क्या आया, बोलो सर नहा कर क्या आया नहीं पता, लेकिन नहा कर है यहां पे, ये क्या है, कहेंगे सर ये पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक लेकिन अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, तो ये क्या हो गई, बोलो सर ये सकर्मक क्रिया हो गई आपकी। मछली क्या तैरती है, ये अकर्मक क्रिया है। वे क्या डूब गए, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो आंसर कौन सा हुआ, बी वाला राइट हो गया, बहुत शानदार। अगला कह रहा निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है बताइएगा। अब देखो रस नहीं पूछा आपसे, स्थायी भाव पूछा, तो रस तो भाई स्थायी भाव तभी बता पाओगे जब रस होगा। तो सबसे पहले जानो इसमें रस कौन सा है, पढ़ो जरा। कह रहे हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अभी भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तभी भी। एक बार क्या हुआ, आपने महाभारत देखी, वो महाभारत बता रहा हूं, रामायण देखी होगी, तो उसमें लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा होते हैं और गुस्सा होकर के धनुष बाण लेकर के निकलते हैं और कहते हैं आज मैं जा रहा हूं और भरत का सिर काट के लाऊंगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं ऐसा क्या हो गया भाई, काहे नाराज हो उस पे। कह रहे अरे वो पूरी सेना लेकर के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता चलता है कि भरत जो है वो अपने भाई साहब को लेने आ रहा था रामचंद्र जी को। लेकिन कहते हैं ना भाई औरतें होती हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा चलता ही है। तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर के सीता जी ने क्या बोला रामचंद्र जी से, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तभी भी, कि अभी भी वो अभीप्सित है, मतलब अभी भी वो कुछ चाह रहा है जो यहां आया है, जबकि उसको अकंटक राज्य मिल गया है। तो यहां पे क्रोध है, जुगुप्सा है, शोक है या निर्वेद है। तो ये जो सीता जी कह रही हैं ये क्रोध में नहीं कह रही हैं, ये
करुणा से भर के कह रही हैं, अर्थात ये शोक में आकर के कह रही हे आर्य। तो हे आर्य मतलब शोक हो रहा है। देखिए क्रोध किसका होता है, बोलो सर ये रौद्र रस का स्थायी भाव। ये किसका है, रौद्र रस का स्थायी भाव। ये जो वचन है ये सीता जी के वचन है। जुगुप्सा किसका है, बोलो सर जुगुप्सा जो है ये आपका विभत्स रस का स्थायी भाव। किसका, बोलो सर ये आपका विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का। उसके बाद शोक किसका है, तो बोलो सर ये करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस। और उसके बाद निर्वेद किसका है, तो बोलो सर ये आपका शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहां पे कौन सा है, बोलो सर यहां पे आपका करुण रस हो रहा है। कौन सा रस हो रहा है, बोलो सर करुण रस हो रहा है। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर यहां पे शोक आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव है। सपोज करो किसी से दुश्मनी, नहीं दुश्मनी छोड़ो, आप मिलने गए हो पार्क में किसी से, उसके भैया आ रहे हैं, उसके पापा आ रहे हैं और खानदान के और एक आध भाई आ रहे हैं, बढ़िया तलवार अलवार लेकर के आ रहे हैं और तुमको पहचान गए, तुम ही हो जो पार्क में घूमते हो, लखनऊ का है कोई जनेश्वर पार्क में तुम ही घूमते हो भाई। उधर से तलवारें अलवारें खिंच करके आ रही हैं, एकदम गदर 2 वाला पूरा सीन बना हुआ है। तो क्या होगा, वीरता दिखाओगे वहां पे या हंसने लगोगे, हा, या करुणा आ जाएगी आपके अंदर, कहेंगे साहब एकदम हवा उड़ जाएगी। तो जब उधर सामने क्या आएगा, दुश्मन आ रहा है मतलब काट पीट के आज बराबर कर देगा। तो हाथ पैर का कांपना, आप हाथ पैर कांपने लगेंगे, स्तंभ खंभे के समान खड़े हो जाओगे, भागोगे तो बाद में, रोमांच भी होगा, मुख वैवर्ण भी आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका भयानक रस में ऐसी सारी चीजें एक साथ आती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। सेशन को शेयर मत करना कोई लोग। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर शोक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अशरफ अली, हाँ वही कहेगा अशरफ अली, मैं अगर सिर झुका सकता हूं तो सिर काट भी सकता हूं। तो वहां पे अशरफ अली काटेंगे आके, वो मूवी में होता है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। जोगी है, जटा है, यम है, यौवन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भैया, हाँ स्पीड में आ जाओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब देखो यहां कह रहा है कौन सा तत्सम की बात कर रहा है। जोगी क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, योगी होता है। ठीक है। जटा क्या है, तद्भव है, तत्सम है। हाँ इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर जड़ होता है। 1 मिनट। यम का जम होता है, यम का जम। यौवन का जौबन होता है, जौबन। ठीक है। और जटा का क्या होता है, बोलो सर जटा का जड़ होता है। जटा का क्या होता है, बोलो सर जटा का जड़ होता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि इसमें यह बताइएगा मुझे कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। हाँ कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा साहब 1 मिनट, इसको इधर लाओ। और जटा तत्सम है, इसका क्या होगा, बोलो सर जड़ होगा। और उसके बाद इसको इधर ले आओ, सीक्वेंस इसको इधर करो। ये जो है आपका जोगी तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका योगी होगा, योगी तत्सम होगा। ठीक है। तो आंसर आपका ए वाला राइट आना चाहिए। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, कह रहा भगड़ का सही सूत्र क्या होता है। कहीं नहीं, अगड़ भगड़ नगड़ सगड़ रगड़, ये बहुत परेशान करते हैं। तो इनको कैसे याद करोगे भाई, देखो अगर भरत मुनि साहब, वो क्या कहते हैं आपके पिंगल ऋषि साहब ने छंद लिखा है, तो उन्होंने एक सूत्र भी दे दिया था आपको याद करने के लिए, कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो या माता राजभान सलगा, या माता राजभान भान सलगा, मैंने आपको बताया था सलगा। बस इसको गिनने को आपको भी बताया था, तो वो मैं बता दूंगा। अब किसकी बात कर रहा है, भगड़ की बात कर रहा है। यहां से उठाओ भा, उसके पीछे लिखो गढ़, ये बन गया भगड़। और अगर आपको गिनना है मात्रा तो कैसे गिनोगे, मैंने आपको क्या बताया था, इस ये ले लेना और इसके आगे की 2 ले लेना। तो भा में देखो 1 मात्रा लगी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे देखो, ऐसे 1 मात्रा हो गई। उसके बाद यहां 2 मात्रा भा में लगी है, 2 मात्रा हो गई। 1 ही मात्रा हरस्व लगा है, हरस्व हो गया। सा में भी हरस्व है, हरस्व हो गया। देखो ये कहीं पे है क्या, है कहीं पे, बोलो सर है। कहां पे है भैया, ये देखो है, ऐसे लिख लेना। तो सिमरन तो खुश हो जाएगी ना, क्योंकि उसको आसान बना गया पिंगल ऋषि साहब। हाँ आगे देखेंगे, ये है ना यहां पे। अच्छा ये कौन सा है, अगर ये देखोगे तो यहां पे देखना कौन सा है, कौन सा है मैं बताता हूं। रजड़, क्या बोलते हैं, रगड़ होगा, रगड़। ये रगड़ है, देखो ये क्या है, रगड़ है।
ठीक है, इधर दो, बीच में एक। उसके बाद ये कौन सा है, तो देखो ये देखो यमाता मतलब यगड़ है। ये कौन सा है, बोलो सर ये यगड़ है, यगड़। इसको भी देख लो, मालिक इतना खर्चा कर ही लिया है, तो ये तगड़ हो जाएगा। यहां देखो दो दो और उसके बाद ये तो क्या हो जाएगा, तगड़ हो जाएगा। तगड़ लो आ गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं, बस सूत्र याद कर लेना। तो पिंगल ऋषि तो आसान करके चले गए। अगला देखेंगे, ज्योति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। ज्योति का देखिए, मंद का क्या होता है, मतलब मंद का तीव्र होता है, ठीक है। प्रखर भी होता है, प्रखर भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रचंड भी होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दिव्य का क्या कह रहा, अदिव्य हो जाएगा, अदिव्य। दिव्य का अदिव्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रकाश का क्या होगा, प्रकाश का भाई अंधकार हो जाएगा, अंधकार। अब देखो समझो थोड़ा सा इसको। तम का मतलब क्या होता है, अंधकार होता है, और ज्योति का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। इसलिए आंसर क्या होगा, सी वाला राइट होगा। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य है, जरा बताएंगे। कृतवाच्य की बात कर रहा है जिसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति है तो कृतवाच्य, या फिर दूसरी कंडीशन कर्ता क्या हो, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, तब होगा क्या, आपका कृतवाच्य होगा। आओ देखते हैं। कह रहा मजदूर क्या है, करता है, से विभक्ति लगी है, दर्द के कारण उठा नहीं जाता है। छात्र क्या है, करता है, द्वारा विभक्ति लगी हुई है, सजावट की गई, सजावट क्या है, कर्म है, की गई क्या है, बोलो सर क्रिया है। ये कर्म है और ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। ये कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कौन सा होगा, कर्मवाच्य। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। नागरिक क्या है, करता है, कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगी है, ये देखो कर्म है, क्रिया कर्म के साथ है, कर्मवाच्य हो जाएगा। कह रहा मोहन के साथ, देखो मोहन करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी, अर्थात डी वाला आंसर क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। यहां पे क्या बनेगा, बोलो सर यहां पे भाववाच्य बनेगा, भाववाच्य। ये क्या है, भाववाच्य, चला नहीं जाता। बोलो क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत। बहुत शानदार, लाजवाब आंसर दे रहे हो। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। देखो आपको पता होगा अंतस्थ व्यंजन के बारे में, आप सब लोग जानते हो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है, बोलो सर 4 होती है। कौन कौन से, बोलो सर या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऊष्म व्यंजन, एक होता है आपका उष्ण व्यंजन, ध्यान से समझिएगा। एक होता है उष्ण व्यंजन, एक होता है आपका संघर्षी व्यंजन। कौन सा होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनकी भी संख्या 4 होती है। तालव्य सकार सा, मूर्धन्य सकार सा, दंत सकार सा, और उसके बाद हा आता है। ये जो हा होता है ना, ये कहां से बोला जाता है, बोलो सर ये कंठ से बोला जाता है। और कंठ में आपने देखा होगा, मुंह फैलाना जाके आज ऐसे कुछ घंटा टाइप का टंगा होगा ऐसे। उस घंटे का नाम, जिसको वोकल बोलते हो, अपने अवधि में कौवा कहते हैं, कहीं ये कौवा है। तो जो घंटा टंगा होता है ना, उसको साहित्यिक भाषा में काकल्य कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, ये जो हा होता है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम काकल्य होता है, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट बन जाएगा। या और वा जो होता है ना, इनको क्या कहा जाता है, बोलो सर इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है, इनको अर्धस्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, कह रहा ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, बताइएगा। तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं भैया, ए है ए और ये है ए। ए किससे मिलकर के बनता है, बोलो सर आ और ई से मिलकर के बनता है। ये किससे मिलकर के बनता है, बोलो सर आ और ए से मिलकर के बनता है। आ कहां से बोला जाता है, बोलो सर आ कंठ से बोला जाता है। ई कहां से बोला जाता है, बोलो सर ई तालव्य से, तालु से बोला जाता है। दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, बोलो सर कंठ तालु। अर्थात ये दोनों कहां से बोले जाएंगे, बोलो सर कंठ तालव्य से। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नासिक के व्यंजन जितने भी आपके पंचमाक्षर होते हैं, क्या कहेंगे, पंचमाक्षर। ध्यान दीजिएगा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन, वो सब नासिक के होते हैं। जैसे आपने कहा चाचा जाजा अंगा, ठीक है, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, ये आपके कौन से हो गए, बोलो सर ये आपके एक कोई बच रहा है, चाचा जाजा, यहां तो बच गया, चाचा जाजा यहाँ, टाटा डाढ़ा ना, पापा बाबा माँ, ताथा दादा ना, ये कौन से होते हैं, बोलो सर ये पंचमाक्षर होते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, खान पान में कौन सा समास होगा, कहना और बताओ भाई तुम्हारा खान और पान कैसा चल रहा है। तो क्या कहेंगे, खान और पान, खान और पान, खान और पान। तो पान मतलब पीने की बात कर रहा है। पान मतलब क्या होता है, पान मतलब होता है पीना। तो तुम्हारा पूछना चाह रहे तुम्हारा खाना पीना कैसा चल रहा है। खाना और पीना ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर एक दूसरे के समाहार हो जाएंगे। अर्थात इनको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये आपके समाहित समाहार द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं,
दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? बोलो सर, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद भैया? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। कह रहा है कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। अब इसमें अगर आप कहोगे कि भैया इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे? इसमें व्यंजन संधि है, ये भी याद रखेगा। और व्यंजन संधि का एक नियम जानते हो क्या कहता है? मैं बताता हूं, समझिएगा। व्यंजन संधि का नियम कहता है कि इधर कोई भी स्वर हो, पहले पद के अंतिम वर्ण में कोई भी क्या हो? बोलो सर, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और उसका योग किसके साथ हो रहा है? अगर छा के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे स्वर कैसा रहेगा? वैसा का वैसा ही रहेगा। छा कैसा रहेगा? बोलो सर, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अपने आप चा आगत हो जाएगा, ये नियम होता है। हालांकि इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आ प्लस छादन निकलेगा। क्या निकलेगा? आ प्लस छादन निकलेगा। जब जोड़ोगे तो यहां पे आ तो ऐसे ही रहेगा और यहां पे छा भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में चा अपने आप आगत हो जाएगा, जो बचा उसको जोड़ लेना। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो आ उपसर्ग लगा हुआ है। कहां पे है आ उपसर्ग? बोले सर ये है सी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर? सभी का आ रहा है आंसर? बहुत शानदार अजीत कुमार जी। डी नहीं होगा मेरे भाई, आहा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तालव्य व्यंजन कौन सा है जरा बताएगा। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। मैं आपको बता दूं, केटीएम 2 आपने पढ़ा होगा, केटीएम 2 और कचट तप और पढ़ लेना, कचट तप। बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गया, आंसर सॉल्व। तालव्य 1 सेकंड में सॉल्व, 2 सेकंड में सॉल्व। कचट केटीएम 2 और कचट तप सॉल्व हो गया, खत्म। किसकी बात कर रहा है? तालु। ये है, देखो तालु, चावर्ण है कहीं पे? बोलो सर है, ये हो गया। हाँ, एक बात इसके लिए और याद रखिएगा, बोलेगे क्या? इसको जानते हो, ये जो चाचा जाजा यहां है, इनको स्पर्श संघर्षी और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो सर, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन और कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को? तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में भाई 5 ही तो आती है, 5 ही को याद करना है। खड़ी बोली हो गई जिसको बांगरू कहते हैं, सॉरी कौरवी कहते हैं। एक हरियाणवी हो गई जिसको बांगरू कहते हैं, हरियाणवी। उसके बाद सॉरी उसके बाद आपकी एक ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा। और उसके बाद आपकी कन्नौजी हो गई, और कन्नौजी के बाद बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वारदानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली भाषा आपकी हो गई। कौन सी हो गई? बोले सर बुंदेली भाषा हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी नहीं है साहब? तो छत्तीसगढ़ी नहीं है। क्यों छत्तीसगढ़ी नहीं है? उसका थोड़ा वृत्तांत बताता हूं। एक आती है आपकी अर्धमागधी। कौन सी आती? बोले सर एक आती है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश आती। अर्धमागधी अपभ्रंश से एक निकलती है जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। क्या नाम है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियां निकलती हैं, पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियां निकलती हैं, जैसे अवधी, ठीक है ना, अवधी हो गई। और कौन सी? बोले सर बघेली हो गई आपकी, बघेली। और कौन सी? बोले सर और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये यहां से निकली है, पूरा सीक्वेंस हो गया। डी वाला आंसर राइट हो गया। बोलो क्लियर सभी को? तो एक बार सेशन को शेयर करिएगा। चलिए, हाँ, छत्तीसगढ़ी जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी से निकली, तो यही वर्ग में नहीं आती है, बाकी आती है। कह रहा है कि जिज्ञासा शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करो स्पीड में, स्लोली स्लोली मत चला करो यार, बड़ा स्लोली स्लोली हो जाते हो। जब मैं स्लो होता हूं तब कहते हो सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, और जब मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो आप कहते हो सर ऐसा नहीं है ऐसा। तो जानने की इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? बोल सर इसको जिज्ञासा नाम दिया जाता है। किसी को जीत लेने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीषा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको जिगीषा बोलते हैं, जिगीषा याद रखिएगा। किसी को ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को क्या कहते हैं? इसको जिरघिक्षा कहा जाता है। क्या कहेंगे? नाम याद रखना, जिरघिक्षा बोलते हैं, जिरघिक्षा। जिरघिक्षा का मतलब पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा। बचा कौन सा साहब? किसी को मारने की इच्छा या किसी के वध करने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जरा बताइएगा। तीखा है, आदमी है, जीभ है और ढीठ है। तो ढीठ को क्या बोलते हैं? धृष्ट बोलते हैं, धृष्ट। ये तो तद्भव है। जीभ को क्या बोलते हैं? जिह्वा बोलते हैं। ये भी तत्सम बन गया आपका। तीखा को क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण। क्या कहेंगे? तीखा को तीक्ष्ण कहते हैं। तो ये भी आपका बन गया। बचा कौन सा साहब? आदमी। आदमी कौन सा शब्द है? तद्भव नहीं है, ये विदेशज है आपका। कौन सा है? बोलो सर विदेशज है। कहां से आया है? आई थिंक अरबी भाषा से ये लिया गया। कहां से लिया गया भैया? अरबी भाषा से लिया गया। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना यार। अरबी भाषा के शब्द कैसे याद करवाए थे मैंने? जो कानून से संबंधित शब्द हैं। जैसे आपने कहा
कानून से संबंधित, अरबी भाषा वाले ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कहा अदालत, दफा, वकील, अभी ज्यादा बोलोगे मुकदमा कर दूंगा, मुकदमा, पैरवी, पैरवी, अल्लाह, अल्लाह, औरत, औरत, और क्या बोलते हैं आपका तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिल रहा है इंसाफ यूर ऑनर। तो ये सब क्या हो गए जो कानून से संबंधित है, वो सब कहां के हैं? अरबी भाषा से हैं। गुरु जी एक बार फिर से बताओ मुझे, नहीं बताते हो आप। रजनी कंप्यूटर ऑपरेटर जी, क्या जानना है आपको बताइएगा। उसके आगे लिख दिया होगा गुरु जी ये बताओ, तो हम भी समझ जाते, लिखना तो है नहीं। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, दो वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों की बात कर रहा है? देखो सार्वनामिक विशेषण आपको बताया मैंने, सर्वनाम के ठीक बाद क्या होगा? सर्वनाम के ठीक बाद जब संज्ञा आ जाती है या खुद सर्वनाम आ जाता है, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के, तब ये सर्वनाम आपका सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे आपने कहा वह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है, तो यहां पे वह देखो क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? वह, ये सर्वनामी विशेषण बन गया। अच्छा साहब, जब दो में तुलना की जाती है तो हम क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था बोलते हैं। जैसे आपने कहा मोहन सोहन से सुंदर है, ये क्या हो गई? बोलो सर ये उत्तरावस्था हो गई। और एक शब्द आता है, अगर तर लगा दोगे शब्द विशेषण के पीछे, जैसे आपने कहा श्रेष्ठ और लगा दिया तर, तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये भी उत्तरावस्था हो गई। क्लियर हुआ सभी को? और अगर सब में कंपेयर करते तो आप उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हो जाता। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, उर्दू जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी, अरबी? तो अरबी का मैं बता चुका हूं। तुर्की भाषा में थोड़ा सा मारकाट वाला सीन ज्यादा रहता है। जैसे आपने कहा चाकू, कैंची, कैंची, ठीक है ना? बेगम, शादी हो जाएगी उसके बाद बताना, बहुत मार काट करती। बेगम, बारूद, बारूद, बम, ये सब कहां के? उर्दू। दरोगा, दरोगा, मारोगे पीटोगे तो लाश भी आएगी, लाश, आवारा, ये सब कहां के? ये तुर्की भाषा के। और जो उर्दू शब्द है ना, ये भी आपका कहां का है मेरे भाई? तुर्की भाषा से ही लिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? हेमलता, स्वागत है आपका। अगला देखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, जिसमें नाप तौल बता रहा होगा। तो कह रहा है 10 रुपए, रुपए की विशेषता है कि 10 गिन रहा है, निश्चित संख्यावाचक हो गया, गणनावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक, पूर्ण गणनावाचक। कम रोटियां गिन रहा है, इसका मतलब यह अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कुछ आदमी गिन रहा है, कुछ पक्षी गिन रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। बचा कौन सा साहब? कुछ पानी, पानी की विशेषता क्या है? तौल नाप रहा है, अर्थात डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह आपका परिमाणवाचक होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है, पापा की शेरनी, बहुत बढ़िया। वह किताब पढ़ो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखो आ गया, वह क्या है? सर्वनाम है। किताब क्या है? संज्ञा है। अभी मैंने यही ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था। कौन सा विशेषण बनेगा भैया? गुणवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संकेतवाचक है? जरा कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं देख लूं ये बेटाइम कौन डिस्टर्ब कर रहा है। साइलेंट हो जाओ, आ जाओ, चलो जो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड करो भैया, स्पीड, बिना स्पीड में नहीं काम चलेगा, ठीक है ना? आप लोग स्पीड नहीं दिखाते तो बस मजा नहीं आता यार, थोड़ा स्पीड भी स्पीड दिखाओ। अब देखो, इसको चाहे आप संकेतवाचक कह दो, चाहे आप सार्वनामिक विशेषण कह दो, चाहे आप इसको निर्देशक विशेषण भी कह सकते हो। इसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। निर्देशक विशेषण आरओ 2023-24 में अभी पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे डी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? बहुत बढ़िया। कह रहे रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, आ जाओ समझाता हूं। देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि रस के तत्व कितने होते हैं या रस के अंग कितने होते हैं, अंग ही बोलिएगा बेसिकली। रस के भैया 4 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या कुल 9 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अल्पकाल के लिए मन में आते हैं, उसके बाद उड़ जाते हैं। विभाव की संख्या 2 होती है। एक कौन सा होता है? एक आपका आलम्बन विभाव होता है, और एक कौन सा होता है? बोलो सर, एक आपका उद्दीपन विभाव होता है। कौन सा होता है भैया? उद्दीपन विभाव होता है। ये जो है, ये जो विभाव है ना, इसको थोड़ा मैं इधर लिखता हूं। ये जो विभाव है,
ये क्या काम करता है, कहां पे लिखूं, इधर लिख दो। ये जानते हो, ये स्थायी भाव को जागृत करने का काम करता है। क्या बोलेंगे, स्थायी भाव को जागृत करता है, जागृत करता है, ठीक है, जागृत करता है। अच्छा, आलंबन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, बोलो सर, एक होता है विषय, और एक कौन सा होता है, एक होता है आपका क्या बोलते हैं, देखो, एक होता है आश्रय, आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और एक होता है विषय। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। उद्दीपन क्या काम करता है, उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करता है, स्थायी भाव को तीव्र करता है, ठीक है। तो इसका काम तो आपको पता चल गया, तीव्र करता है, इसका काम पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा इसका काम बताता हूं, अनुभाव का। अनुभाव का क्या काम होता है, ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। जब रस आपकी उसमें जागृत होता है तो ये हरकतों में आ जाता है। ये जो अनुभाव होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन प्रकार के, तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कायिक अनुभाव, जो अपने आप मतलब जानबूझकर हरकत की जाती है, जानबूझकर चेष्टाएं होती हैं। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर, सात्विक अनुभाव होता है, सात्विक, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर, मानसिक या वाचिक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, मानसिक बोलते हैं, मानसिक, या फिर क्या बोलते हैं गैंगसर, या इसको वाचिक कहा जाता है। अच्छा साहब, उसके बाद एक होता है आपका आहार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद सात्विक 8 प्रकार के होते हैं, 8 वेद होते हैं सात्विक के, यहां पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा साहब, क्वेश्चन इसने ये पूछा, ये देखो लिख दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इसने पूछा, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती। तो आश्रय की चेष्टाएं है ना, ये शारीरिक चेष्टाएं, तो क्या बोलेंगे, अनुभाव कही जाती। क्या कही जाती है भैया, अनुभाव कही जाती हैं। अर्थात आंसर सी वाला होगा। क्या सभी का सी आया था, जल्दी से कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है बताइएगा। गीतावली किसकी रचना है बताएंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करेगा स्पीड में, ठीक है। गीतावली किसकी रचना है मेरे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में सभी लोग। अब ये जिनकी भी रचना है सभी का आंसर आ रहा है तुलसीदास जी की रचना है, कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले समझिएगा, तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक मैंने बनाई है, कल आपको मिल जाएगी। आज बना दूंगा, कल आपको मिल जाएगी, और सच में इतनी शानदार ट्रिक होगी कि तुलसीदास की सभी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती हैं आपके, वो आपको याद हो जाएंगी। कुछ मैं लिख देता हूं तुलसीदास की, जैसे गीतावली लिखा इन्होंने, विनय पत्रिका भी लिखा है इन्होंने, विनय पत्रिका याद रखिएगा इनकी। सबसे बड़ा इनका ग्रंथ है रामचरितमानस, इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, याद रखिएगा, ठीक है ना। रामलला नाहछू लिखा है, रामलला नाहछू लिखा है, आज इनकी मैं वो बना दूंगा, कल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्न लिखा है इन्होंने, रामाज्ञा प्रश्न लिखा है, ठीक है। इन्होंने क्या बोलते हैं आपका पार्वती मंगल लिखा है, पार्वती मंगल लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। जानकी मंगल लिखा है, जानकी मंगल, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं। चलिए अब आ जाओ सूरदास जी की रचना। तो इन्होंने सूर सागर लिखा है, सूर सारावली, नल दमयंती लिखा है इन्होंने, नल दमयंती, इधर लिख देता हूं, नल दमयंती लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। ब्यालो इन्होंने लिखा है, ब्यालो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कबीरदास जी की रचना का क्या नाम है, बीजक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को किस में किया गया, बोलो सर, एक को साखी में किया गया है, एक को सबद में किया गया है, और एक को रमैनी में किया गया है। किस में किया गया है, रमैनी में किया गया है, ठीक है ना। बाकी मीराबाई के पद मिलते हैं आपको बहुत सारे। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया ओम पाठक जी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्द में कौन सा युग्म गलत है, जरा बताएंगे। अमृत का विष होता है विलोम, आय का वे होता है, अनुज का अनुजा, उपस्थित का अनुपस्थित। देखिए अनुज का अनुजा नहीं होता है, याद रखिएगा, अनुज का अग्रजा होता है। क्या होता है, अग्रजा, और अनुज का अग्रज होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, ठीक है। तो आंसर आपका सी वाला होना चाहिए, क्योंकि उपस्थित का तो अनुपस्थित होता ही होता है। सेशन को शेयर करना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया वाला है। मैंने आपको बताया कि कभी भी धातु के साथ में, क्रिया के साथ में क्या लगा हो, कर और करके लगा हो। क्या लगा हो बच्चे, कर और करके लगा हो,
वहां पे क्या होता है बोलो सर, वहां पे हमेशा याद रखिएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो सीता घर में बैठी है, वह कल आया था, राम मोहन को मार कर भाग आया। तो जैसे ही मार कर भाग आया, ये क्या हो गई बोलो सर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। आंसर कौन सा होगा बोलो सर, आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर हो रहा है भाई साहब? गोविंद वर्मा जी, आशीष पांडे जी, राम कुमारी, धर्मवीर भाई साहब, शिखा जी हैं, पापा की शेरनी है, शिवानी साक्य हैं, आखिरी सफर हैं, और आर्टिस्ट भाई साहब हैं, राजधानी कुमार हैं, तन्वी हैं, जस्ट साहदी जी हैं, शुभम तिवारी जी हैं, जस्ट पहाड़ी जी हैं, अच्छा शुभम तिवारी जी हैं, काजल कश्यप जी हैं, आराध्या सिंह जी हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ क्लियर हो रहा है? पापा की शेरनी आरुषि भी आ गई हैं, बहुत शानदार। सूरदास किसके शिष्य थे भैया? तो ये अष्टछाप के कवियों में आते हैं, और सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, समय बीत रहा है, मैं सारे स्लो चल रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ाता हूं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा बोल सो, निधन रस निकलेगा, निधन रस निकलेगा, ठीक है ना, निधन रस। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, निधन रंध्र निकलेगा, रंध्र। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, नीर प्लस जा निकलेगा, नीर प्लस जा निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, नी प्लस रव निकलेगा। तो बाकी सब में हुआ है, लेकिन यहां पे प्रयोग नहीं हुआ है। डी वाला याद रखेगा, यहाँ पे दोनों क्या है, मूल शब्द माने गए हैं। ओके, सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। तो गाड़ी पर चढ़ गया, चढ़ना क्या है, क्रिया है, और कैसे चढ़ा, तो वह फटाफट चढ़ा। तरीका और ढंग बता रहा है। तो जहां पे तरीका और ढंग बताए वहां क्या होता है, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, याद रखिएगा। स्थान बताए तो स्थानवाचक, समय बताए तो कालवाचक, और अगर नापतोल बता रहा हो तो परिमाणवाचक होगा। कह रहा उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में कौन सा प्रकार है बताएगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, उस क्या है, कर्ता है, और कर्ता के साथ में देखो ने विभक्ति लगी है। तो हमेशा याद रखना, अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगी है तो और कोई नहीं होगा, वहां पे कर्तृवाच्य होगा, हमेशा याद रखेगा। मैं फिर बता दूं, अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगी हुई है तो कर्तृवाच्य, या फिर कर्ता कैसा हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, तब भी क्या होगा, आपका कर्तृवाच्य होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा जहां किसी बात का, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है बताएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पे बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाए। असंगत अलंकार मैंने आपको बताया था, असंगत अलंकार कहां पे होता है, कमेंट करके बताओ जरा सभी लोग। जहां पे ऐसा होता है, हाँ बाबू तुमने खाना खाया, अच्छा हाँ ठीक है, मेरा पेट भर गया। तो अगर खाना उसने खाया है, तुम्हारा पेट भर गया है, मतलब कारण कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है, तो वो असंगति अलंकार है। जैसे लक्ष्मण जी कहते हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीर के हो रही है, पीर रघुवीर, तो वहां क्या है, असंगति अलंकार, ध्यान रखिएगा, कारण कहीं और, काम कहीं और हो रहा है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए। अब रही अपत कटीली डार में, सुना है आपने, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यहां अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन बाजार, अरे होता नहीं है भाई, क्या कहते हैं, तुमने खाना खा लिया, हाँ अब मेरी भी भूख मट गई, तुम खाना खाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुना है कानों से, मैं रहता था ना, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, तो कहते थे जल्दी से तुम खाना खाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा तुमने खाना खा लिया, हाँ अब मेरा भी पेट भर गया। आप सही है, तो मेरे बाबू ने खाना खा लिया, वो असंगत अलंकार में आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चोचले हैं। तो मोहन बाजार पहुंच गया, कह रहा है इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, पूर्वकालिक अकर्मक संयुक्त क्रिया, बताइएगा। देखिए यहां पे क्या है, पहुंचना, ये भी क्या है, क्रिया है, ठीक है, और गया ये भी क्या है, बोलो सर क्रिया है। तो जहां पे दो अलग अलग, मतलब दो असमान क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, हाँ हम भी बोलते हैं, तो जब दो असमान आपस में क्रियाएं जुड़ती हैं तो वहां पे क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका संयुक्त क्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। डी वाला आंसर होगा। और संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, बोलो सर 11 भेद होते हैं। ये कौन कह रहा, तुम भी सर जी कहते होगे, हम समझ गए, इसीलिए इतना एक्सपीरियंस है। चलो आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है, बताइएगा। तो आरोह और अवरोह, अवरोह मतलब ऊपर की ओर, और आरोह मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है, समारोह, निर्मोह या फिर अवरोह। तो क्या बोलेंगे यहां पे, अवरोह हो जाएगा, बी वाला आंसर याद रखिएगा। ओके, एक बार कमेंट करेंगे, समझ में आ रहा है। ये जितने हंस रहे हैं ना, ये सब के सब करते होंगे, सब असंगत अलंकार वाले हैं, मैं समझ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जरा बताइएगा। सभा है, ग्रह है, चंदन है, पता है। तो बहन तुम्हारा पता क्या है, ठीक है, पता क्या है, पुल्लिंग शब्द है,
चंदन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ग्रह भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन सभा लग गई, सभा बैठ गई, ये क्या है बोलो सर? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ, सचिन शर्मा कह रहा है बिल्कुल सही पहचाने हो सर जी, एकदम। कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है, जरा बताइएगा। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, जरा बताएंगे। बहुत शानदार। बाबू ने थाना था लिया, तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया। हाँ, समय भी हो गया, कितना बज गया है? 7:39। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी तेज बाबू नहीं है तुम्हारा? बाबू बहुत स्पीड है, स्पीड में है। वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। तो यहां पे जो परंतु लगा हुआ है ना, दो उपवाक्यों के बीच में, जब दो उपवाक्यों के बीच में कोई परंतु किंतु ऐसे शब्द लगते हैं, वहां क्या होता है? वहां समुच्चय बोधक होता है। तो ये कौन सा होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। वह ईमानदारी से काम करता है, यहां कोई अव्यय नहीं है। बाप रे, उस कमरे में तो काला सांप है। तो जैसे ही आपने कहा बाप रे, ये क्या हो गया बोलो सर? ये विस्मयादि बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय। पार्क के चारों ओर। अब देखो, संबंध बोधक अव्यय की कुछ क्वालिटी बताता हूं, जो कि मैं बता चुका हूं कई बार। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच में कोई अव्यय शब्द अगर आता है, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में कोई संज्ञा या संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा के बीच में कोई अव्यय शब्द आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उस अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे के पास, से पहले, ठीक है ना, के साथ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे देखो क्या मिल रहा है? के चारों ओर। ये कौन सा हो गया बोलो सर? ये आपका संबंध बोधक अव्यय। हालांकि यहाँ पार्क है और यहाँ लोग है, संज्ञा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे देखेंगे। कहना ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। मतलब हम ऐसी शर्त रख देंगे कि ये काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा बोलो सर? आंसर यहां पे बन जाएगा कि ना पूरी होने वाली शर्त। गुड इवनिंग जी, बढ़िया एकदम। मोहम्मद नईम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या बोलेंगे? कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, मतलब ऐसी शर्त जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगला कह रहा चयन शब्द में कौन सी संधि होगी, बताइएगा। तो देखिए यहां पे संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना। यहां पे अयादी संधि लग रही मुझे। कैसे पहचाना अयादी संधि? अयादी संधि पहचानने की शानदार सी ट्रिक है। बीच में ऐसे शब्द मिलेंगे, देखो जैसे पवन, वा बीच में मिल जाएगा। नयन, ऐसे बीच में या मिल जाएगा। पावन, हमेशा बीच में वा और ना मिलेगा, ऐसे शब्द मिलेंगे। इसका पहला नियम कहता है कि कभी भी पहले पद के अंतिम वर्ण में ए और ए आ जाए, ठीक है, उसका योग किसी भी स्वर के साथ हो रहा हो, कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई असमान स्वर हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो ये किस में बदलता है? ये ए में बदलता है। और ये किस में बदलता है? ये आय में बदलता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। एक बार इसको कर देते हैं, फिर आप लोग समझ जाओगे। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? चा निकलेगा। हलंत लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा। आ के बाद यहाँ पे या लिख देंगे, या में हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा। उधर जो बचा लिख देना। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बोलो सर? यहाँ पे देखो ना बन रहा है, अय बन रहा है। तो अय है और उसके बाद भिन्न स्वर है, मतलब यहाँ पे ए रहा होगा और यहाँ पे देखो आ गया। ठीक है, ये अच्छा लाओ लिख ही देता हूं मैं, वरना ऐसे ही जोड़ देता। यहाँ ना आ गया। अब इसको कैसे मिलाओगे? इसको इसके साथ ले जाओ, इसको इसके साथ ले जाओ। ये क्या बनेगा? चे, और ये क्या बन जाएगा? अन। तो चे प्लस अन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया? चे प्लस अन प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चे प्लस अन कहाँ लिखा हुआ बोलो सर? ये लिखा हुआ है। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, अगर मान लो ऐसे आता, सपोज दैट ऐसा शब्द होता नहीं, अगर चायन आता, चायन, ठीक है ना, जैसे आपसे कहा नयन आ गया तो ने प्लस अन हो जाता, और अगर आ जाता नायक, ऐसे शब्द आता तो ये बड़ा वाला बन जाता इधर, तो ये क्या बन जाता? नए, ऐसे आ जाता नए, और उसके बाद आता अक। तो ये हमेशा याद रखेगा। अगर या के पहले आगे बड़ा का डंडा है तो क्या लगेगा? तो ए की मात्रा बड़े, इसकी मात्रा लग जाएगी। और अगर छोटा है तो क्या लगेगा? तो भैया इसकी मात्रा लगेगी। समझ गए नहीं समझे? चलिए आगे देखेंगे। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो सदैव बहुवचन वाले शब्द मैंने आपको बताए थे, जैसे हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर आपको याद भी होंगे। समाचार हो गया, समाचार है। कहना आंसू निकल रहे हैं, आंसू हो गया, आंसू। अक्षत हो गया, अक्षत, ठीक है ना, अक्षत हो गया। लोग हो गए, लोग। होश हो गए, होश। प्राण हो गए, प्राण। और क्या बोलेंगे? कैंसर। दर्शन हो गए। ये सब क्या है बोलो सर? ये सब आपके सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लता से लताएं बन सकता है, ठीक है। नारी से नारियां बन सकता है, नारी से नारियां। गाय से गायें बन सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो ये बहुवचन बन जाएंगे, बदल जाएंगे।
हाँ चलिए अगला कह रहा है निम्न में से अनुप्रास अलंकार कौन सा है बताइएगा। अनुप्रास अलंकार की बात कर रहा है, कौन सा है बताइएगा। कनक, यहां नीचे से पढ़ते हैं, वन सारदी चंद्रिका चादर। तो चंद्रिका को क्या बताया जा रहा है, चादर बताया जा रहा है। मतलब यहां क्या हो गया बोल सर, यहां पे आपका रूपक अलंकार हो गया। कह रहा मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो सा क्या हो गया यहां पे आपका उपमा अलंकार हो गया। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार, सासी से सा, जैसे ही देखा आपने। कनक कनकते सौगुनी सोना, और किसकी बात कर रहा है, धतूरे की बात कर रहा है। ये कौन सा हो गया बोलो सर, ये यमक अलंकार हो गया। फिर यहां देखो रघुपति राघव राजा राम, रा की आवृत्ति हो रही है, तो यहां कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता कि भैया अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार होगा, जरा कमेंट करके बताना सभी लोग, जल्दी जल्दी से छापो। अनुप्रास अलंकार में अगर पूछता कौन सा अलंकार होगा, तो जल्दी से छाप के बताओ, सभी लोग छापिएगा, फिर मैं लिख तो दूंगा ही। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है बताइएगा। तो यहां तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मद में अंधा। मद में क्या है, मद में अंधा है, अपने मद में क्या है, अंधा है। तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो सर, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जेब खर्च, अर्थात जेब के लिए खर्च की बात कर रहे हैं। जेब के लिए खर्च हो गया। अब देखो इधर मैं लिखता हूं ताकि साफ साफ दिखाई दे। यहां क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं अभी देख रहा हूं आपके कमेंट, किसने किसने दिया है, हो गया काम। इसका मैंने पूछा था, इसका बताया आपने, रघुपति राघव राजा राम। अनुप्रास अलंकार में कौन सा भेद है, 5 भेद होते हैं ना अनुप्रास अलंकार के। भाई अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं या नहीं होते, बताओ हाँ या ना। अब 5 भेद में एक होता है 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। कौन सा वाला है, लाटानुप्रास, कौन सा है भाई। एग्जैक्टली सचिन शर्मा जी का, ओम पाठक भाई साहब का एकदम राइट आंसर आया है। राजा हिंदुस्तानी जी का आंसर सही आया है, बादशाह साहब का आंसर सही आया है। बोल सर इसमें आपका वृत्त्यानुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। आगे देखिएगा, अब इसका पोस्टमार्टम करता हूं। यहां अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, और यहां कौन सा होगा बोलो सर, यहां आपका मद में अंधा होगा, मद से अंधा नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा बोलो सर, यहां पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, विद्यालय, मतलब विद्या जी के लिए आलय हो रहा है। किसके लिए बोलो सर, विद्या के लिए आलय, वो विद्या वालन नहीं, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। कह रहा है दाल रोटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दाल रोटी, सी आंसर राइट। इसका पोस्टमार्टम किधर करता हूं, इधर करता हूं। दाल और रोटी, क्या बोलेंगे, दाल और रोटी की बात कर रहा है। इसका मतलब यहां क्या हुआ, कहेंगे सर यहां पे आपका समाहार द्वंद्व होगा। कौन सा द्वंद्व समास, बोले सर समाहार द्वंद्व समास होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आहट प्रत्यय के योग से कौन सा नहीं बना है, ये बता देना। आहट प्रत्यय, तो आपने कहा किचकिच, कहीं ज्यादा किचकिच मत करो, किचकिच, उन्होंने लगा दिया आहट। मुस्कुरा, मुस्कुराना से क्या कहा आपने, मुस्कुरा, उसके बाद लगा दिया आहट। आपने कहा गुड़गुड़, कैसे बोलता है राजस्थान में वो हुक्का, गुड़गुड़, उसके बाद आपने कहा आहट, ये गुड़गुड़ाहट हो गया। आपने क्या कहा, आहट, तो गुड़गुड़ाहट। इसको रुक जाओ दिल दीवाने, गाना सुना नहीं, रुक प्लस आवट, ये रुकावट है। आंसर आपका बी इज राइट। आसान है यार, आसान है एकदम। अगला देखेंगे हाँ, कह रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है, जरा बताइएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है। आर्य जानते हो, मतलब जो भारत में रहने वाले हैं, जो दक्षिण मध्य एशिया से आए थे लोग, उनको आर्य कहा जाता है, ठीक है ना। गुड़गुड़ा, ये सब देशज शब्द थे। खिचखिचाहट, देखो खिचखिचाहट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट, तो गुड़गुड़ाहट, खिचखिचाहट, ये क्या है, ये सब देशज शब्द हैं आपके। अब इधर आ जाओ, देखिए अगर मैं कहूं आपको बताऊं कि भारतीय आर्य भाषा, भारतीय क्या बोलेंगे, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में, कितने कालखंडों में, बोल सर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। वो 3 कालखंड कौन कौन से, कोई बताएगा। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन पहला कौन सा है, बोल सर पहला है आपका क्या बोलते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है साहब। दूसरा क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा,
कोई अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहा है अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है बोलो सर, आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आंसर आ गया, बहुत शानदार। प्राचीन आर्य भाषा का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और कब से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक किसका कार्यकाल माना जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, जिसमें जिसमें वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और कौन सी लौकिक, ऐसे बता देता हूं लिख लीजिएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो रहती हैं, ठीक है साहब। उसके बाद जो है आपकी यहां पे आ जाओ 500 ईसा पूर्व से लेकर के और आपकी क्या बोलते हैं 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक कौन सा रहता है, ये आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा। और 1000 ईस्वी से लेकर के और अब तक क्या रहता है आपका, अब तक ये आपके क्या रहती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रहती है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश हो गई, ये मध्यकालीन में आ जाती हैं। बची कौन सी, हिंदी, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। क्लियर हुआ सभी को, एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो फिर आंसर कौन सा हुआ साहब, तो क्या बोलेंगे, मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। आपका हो गया कौन सा वाला, बोलो सर ये वाला, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यही क्या है बोलो सर, यही आपका आंसर। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति क्या है जरा बताइएगा, भोजपुरी जो बोली है इसकी उत्पत्ति कौन सी है, बताएंगे सभी लोग। अब देखो स्वरसैनी से कौन सी निकलती है, स्वरसैनी से आपकी एक तो निकलती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, एक निकलती है आपकी राजस्थानी और एक निकलती है आपकी गुजराती, ठीक है। मागधी से कौन कौन सी, एक आपकी निकलती है, इधर लिखता हूं, मागधी से कौन कौन सी, एक निकलती है बिहारी, बांग्ला, ध्यान से समझ लेना, बांग्ला, उड़िया, ये पूछता है क्वेश्चन, और असमिया, ठीक है। ये कहां से, मागधी से। अर्धमागधी से अभी मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी निकलती है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक बार फिर से कर देता हूं इसको पोस्टमार्टम, ठीक है ना। ब्राचट से कौन सी निकलती, सिंधी भाषा निकलती है, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, बिहारी को पकड़ते हैं और बिहारी से निकालते हैं कौन कौन सी, एक निकालते हैं मैथिली, एक निकालते हैं मगही और एक निकालते हैं भोजपुरी। भारत यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है बताइएगा, मैथिली और मगही कहां की है, तो ये बोले सर ये पूर्वी बिहारी को कहा जाता है, पूर्वी बिहारी है ये, ठीक है। और जो आपकी भोजपुरी है ये पश्चिमी बिहारी में आती है, पश्चिमी बिहारी। क्या क्लियर हुआ सभी को। आंसर कौन सा होगा, बी वाला राइट होगा। बोलो समझ आया नहीं आया। शिवानी जी खड़ी बोली से नहीं निकलती है बच्चा, भोजपुरी निकलती है आपकी। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, सबसे ज्यादा भोजपुरी ही बोली जाती है भैया, सबसे ज्यादा भोजपुरी। अरे जाओगे गोरखपुर, बलिया, देवरिया और तुम्हारा इधर क्या कहते हैं गोंडा से उधर जितना चले जाओगे, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, ये सब भोजपुरियां हैं। हाँ बनारस, ये सब भोजपुरियां। तो भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है यूपी में, ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है भैया, ब्रज भाषा का विकास किससे मिलता है, पूरा पोस्टमार्टम में कर चुका हूं। पैसाची से आपकी लहंदा निकलती है, लहंदा, और क्या निकलती है, और पंजाबी निकलती है। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी निकलती है, याद रखिएगा। ब्रज भाषा जो है सौरसैनी से जब आप पश्चिमी हिंदी को निकालते हो ना, पश्चिमी हिंदी को, तो पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकलती है, पश्चिमी हिंदी से ही ब्रज भाषा का विकास होता है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी का विकास होता है। अर्थात आंसर यहां कौन सा बनेगा, डी वाला बन जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है बताइएगा। तो अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, जैसे ही कहा किससे, मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही आपकी शादी होगी ना
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको किसी से पढ़ना नहीं पड़ेगा, खुद ही याद हो जाएगा। कौन लाया था तुम्हारे साथ, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, एक बार शादी करके देखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम रट जाएगा भाई, ना रट जाए जो बताना मैं हार जाऊंगा। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, निश्चितता बता रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया? बोलो सर ये निश्चय बोधक हो गया। कौन सा है साहब? कहेंगे सर ये निश्चय बोधक हो गया। इस घड़ी को देखो, देखा यह बिजली यह कितनी उपयोगी है, तो इस घड़ी को देखा यह कितनी उपयोगी है, निश्चय बोधक हो गया। उसके बाद कह रहा तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, तो तेते जेते जब तब जहां तहां जहां वहां जैसा वैसा ऐसे शब्द मिले तो क्या होता है साहब? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो सो जैसा वैसा ध्यान रखिएगा। अभी नहीं करना शादी? हाँ बहुत सही है। चलिए अगला